हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज से हम जो रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका अध्ययन करेंगे। और थियरी पार्ट के साथ साथ उसकी थियरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से एग्ज़ाम के पैटर्न बदल रहे हैं, तो अब वो जो पहले बिल्कुल बेसिक और गोलू प्रश्न पूछे जाते थे, अब उनका ट्रेंड ख़त्म हो गया है। अब वो एक गहराई की डिमांड करते हैं, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी बढ़ रहे हैं और जो सिंपल कंटेंट है वो सबके पास अवेलेबल हैं यूट्यूब पे और हर जगह। तो अब वो बेसिक क्वेश्चन से उठ चुका है मामला, अब गहराई का मामला आ गया है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए मैंने जो शुक्ल जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखी गई थी, ये डेट भी है, ऐसे ये सब डेट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये डेट पूछी जाती है। उस किताब को कई बार मैंने उसका अध्ययन किया, साथ में बच्चन सिंह की किताब पढ़ी है, साथ में मैंने और भी दो तीन किताबें पढ़ी हैं। हिंदी साहित्य के संवेदना का विकास पढ़ा है। उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने इस सीरीज़ में शुक्ल जी की जो पुस्तक है उससे जो मैंने पीपीटी तैयार करी है, उस पर मैंने ध्यान रखा है कि कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए, चाहे वो थियरी का पार्ट हो, चाहे जो फैक्ट उससे निकलने वाले हैं। तो इसमें आने वाले जितने भी ईयर हैं, ईयर का मेंशन है, क्रम का मेंशन, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने उन सारे पॉइंट्स को लिखा है जो या तो पहले पूछे जा चुके हैं और या जिनके आगे पूछे जाने की संभावना प्रबल है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम समझते हैं पहले विषय को। किसी भी सब्जेक्ट को अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें उस सब्जेक्ट का, उस विषय के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, किन लोगों से शुरुआत मानी जाती है, किन किन लोगों ने उसमें अपनी उपलब्धियां हैं उनमें लिखी हैं, किताबें लिखी हैं। तो कई सारे उसमें लोगों के विचारों में अंतर है। तो अब ये हिंदी साहित्य का हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा, हिंदी भाषा का इतिहास नहीं पढ़ने जा रहे हैं। भाषा की शुरुआत तो बहुत पहले से हुई है, लेकिन जो इतिहास है, जिसे हम लिटरेचर, साहित्य मानते हैं, उसकी शुरुआत हम इसमें देखेंगे। तो जो सबसे पहला प्रयास किया गया वो शिव सिंह सेनगर जी ने किया 1833 में। ये डेट याद रखिएगा, पूछी जाती है। 1833 में शुरुआत हुई थी। उन्होंने लिखा था, कविवृत्त संग्रह था ये, मतलब उसमें कई सारे कवियों के बारे में लिखा था। उनके जो जो धर्म ग्रंथ थे, जो भी धर्म ग्रंथ हो या साहित्यिक ग्रंथ हो, वो सब लिखी गई थी चीज़ें। उसके बाद जो प्रयास किया गया वो डॉक्टर ग्रियर्सन का नाम आपने सुना होगा साहित्य में। 1889 में उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। मैं आपको बता दूं कि ये कई बार पूछा जा चुका है कि ये जो साहित्य इतिहास की जो पुस्तकें हैं, इनका क्रम लिखा रहता है और वो या तो मैच करने के लिए पूछा जाता है या उन्हें अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1889 है, और जो शिव सिंह सेनगर जी ने लिखी है वो 1833 के आसपास है। डेट कैसे याद रखेंगे? 1889 है। 1884 में जन्म हुआ है रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कि बहुत ही फेमस, और कुछ 1884 कुछ याद करने जैसा भी रहता है। तो 1884 में जन्म हुआ था शुक्ल जी का। उससे 5 साल के बाद ग्रियर्सन साहब ने ये पुस्तक लिखी। इसके बाद आपको अगर सन एक याद है 1893, ये सन तो फिलहाल काफ़ी मामलों में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साहित्य में अगर देखा जाए तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई इस सन में, ये भी पूछा जाता है। उसका काम ये था कि जो भी साहित्य की पुस्तकें हिंदी में, संस्कृत की या अपभ्रंश में जो भी पुस्तकें इधर उधर पड़ी हुई हैं, उनको संग्रह किया जाए, उनको एक साथ लाया जाए और पता किया जाए कि कितना समृद्ध हमारा इतिहास है या साहित्य में क्या क्या चीज़ें हैं जो अनदेखी रह गई हैं। और ये काम जल्दी से कंप्लीट भी हुआ। उसके बाद उस सारी सामग्री को इकट्ठा करके मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, ऐसे करके 3 लोगों ने 1913 में एक पुस्तक लिखी। उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने इन जो भी साहित्य की पुस्तकें मिली और अलग किताबें मिली, उसको आधार बना के इन्होंने 3 भागों में उसे प्रकाशित करवाया। लेकिन याद रखिएगा, इसका उत्तर अब 4 होगा। 3 भागों में उस समय प्रकाशित करवाया था, फिर बाद में एक भाग और आया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मिश्र बंधु विनोद ने जो मिश्र बंधु विनोद
का प्रकाशन हुआ था वो कितने भागों में हुआ था, तो प्लीज रिमेंबर इट, 4 भागों में हुआ था। तो अब हम देखेंगे कि इन सब लोगों ने तो काल विभाजन किया। अब जब हम पूरे इतिहास को पढ़ते हैं तो सपोज करो यहाँ से कोई चीज़ शुरू हो रही है, यहाँ तक आ रही है, आज हम यहाँ पे हैं, आधुनिक काल है, यहाँ से शुरू हुई है। तो पहली बात तो हमें कुछ एक यहाँ पे डेडलाइन चाहिए कि जहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से अगर हम इसे बांटते हैं कि यहाँ तक एक काल, यहाँ तक दूसरा काल, यहाँ तक तीसरा काल, तो किस आधार पे हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ना कोई उसके पीछे रीज़न होना चाहिए कि यहाँ तक इस तरह की चीज़ें लिखी गई, अब ये हो रहा है, अब आधुनिक काल चल रहा है, अब आगे आधुनिक के बाद उत्तर आधुनिकता आ गई है, उसमें मनोविश्लेषणवाद आ गया है, अलग अलग के हिसाब से बांटा जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किन किन हमने कैसे इतिहास को बांट रखा है। तो जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे जो पहला काल, जो हमारा पहला पीरियड है, आदिकाल, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया है। ये हम आगे देखेंगे कि क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें जो वीरता भरी, जो वीर रस से भरी हुई पुस्तकें हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध थीं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिखी गई हैं। एक तो ये बात होती है कि प्रचुरता किसके दिखाई पड़े, ये होती है पहली बात। दूसरी बात होती है ग्रंथों की प्रसिद्धि, कि कौन सा ग्रंथ कितना प्रसिद्ध हुआ। जैसे अगर आज का इतिहास हमें लिखना हो, आज के 50 साल के बाद कोई लिख रहा हो 2025 में क्या हुआ, तो पंचायत सीरीज आई, तो पंचायत को देख के लग रहा है कि पंचायत एक फेमस, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक प्रसिद्ध पिक्चर है या सीरीज है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि लोगों की चित्तवृत्ति कैसी थी, मनोवृत्ति कैसी थी, लोग किस तरह की चीज़ों को पसंद करते थे। और वैसे तो हर साल भारत में 1500 पिक्चरें रिलीज़ हो रही हैं, 1500 पिक्चरें रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन उन सबको लेके हम इसका नामकरण नहीं कर सकते। उसमें हम देखेंगे कि किसकी प्रचुरता अधिक है, और प्रचुरता अगर हमें पता चल जाए फिर हम देखेंगे किसकी प्रसिद्धि है, उस हिसाब से उस समाज का हम अवलोकन कर सकते हैं या इतिहास को लिख सकते हैं। तो इन दो बातों को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए शुक्ल जी ने इस पूरे इतिहास को लिखा है और उसके काल का विभाजन किया है, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है, और वीरगाथा काल के अंतर्गत आप देखेंगे कि 2 तरह की आपको रचनाएं मिलेंगी। एक रचना होगी अपभ्रंश काल की, दूसरी होगी देश भाषा या बोलचाल की भाषा। आप देखेंगे कि किसी भी समाज में, किसी भी समय में, एक होती है पंडितों या विद्वानों की भाषा, दूसरी होती है जन समूह की भाषा। जैसे आज भी आप देखेंगे तो इंग्लिश कुछ एलीट क्लास के लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं, बाकी जो भाषा है हिंदी, तमिल और तेलुगु, ये बाकी लोग बोल रहे हैं। या फिर आप उस पहले के दौर में भी जाएंगे तो संस्कृत कुछ लोग बोलते थे, बाकी लोग बोलचाल की भाषा बोलते थे। तो ये देश भाषा जो कही जा रही है, इसी को बोलचाल की भाषा कहते हैं। और अपभ्रंश कहते हैं जो रचना की भाषा थी, जो साहित्य की भाषा थी, जो साहित्य में लिखा जाता था। हालांकि साहित्य दोनों में लिखे गए हैं, हम दोनों तरह के साहित्य को देखेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, साहित्य की कोट में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। ये अपभ्रंश के बारे में बात हो रही है कि अपभ्रंश की केवल 4 पुस्तकें ही साहित्य की कैटेगरी में आती हैं। कल को मैं कुछ लिख दूं, 1 लाइन या 1 पेज, तो उसको पूरा समाज साहित्य तो नहीं मानेगा। कुछ आलोचक होंगे, कुछ विद्वान होंगे जो कहेंगे कि नहीं, ये साहित्य नहीं है या ये साहित्य है। तो उन विद्वानों में शुक्ल जी ने अपभ्रंश की केवल इन 4 पुस्तकों को यहाँ पे जगह दी है, और जो देश भाषा की जो पुस्तकें हैं वो 8 पुस्तकें उन्होंने ध्यान दी है। तो टोटल मिला के उन्होंने 12 पुस्तकों को ही साहित्य की पुस्तकों का दर्जा दिया है। ये समझने, ये पूछी जाती हैं चीज़ें। जितने भी टर्म मैं बता रहा हूँ ये सारी पूछी जाती हैं, तो आप एक भी पॉइंट मत छोड़िए। और आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे तो ये सब का जिक्र या सारे प्रश्न आ चुके हैं, या तो आने वाले हैं, आने वाली संभावना है। तो ये 4 पुस्तकें हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये अपभ्रंश में लिखी गई हैं। और कीर्तिलता, कीर्ति पताका तो पहले नहीं मिली थी, पर बाद में नेपाल में जाके कीर्तिलता मिल चुकी है, लेकिन कीर्ति पताका अभी भी
प्राप्त नहीं है हमें। देश भाषा में 8 पुस्तकें हैं। खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली। 8 पुस्तकें और 4 पुस्तकें, वो टोटल 12 पुस्तकें हैं। और इन कवियों के बारे में जो परिचयात्मक विवरण लेना था वो शुक्ल जी ने सीधे सीधे मिश्र बंधु विनोद से ले लिया है। दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत क्यों ही पड़ेगी। और अगर हम आगे बढ़ें और आज के समय में आएँ तो जो आधुनिक काल हमारा शुरू होता है उसमें जो सबसे बड़ा साहित्यिक घटना है, उसमें सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है वो है गद्य का आविर्भाव। अब आप गद्य को लेके सोचेंगे कि अगर हम आदिकाल में जाएं या उसके पहले जाएं या रीतिकाल में जाएं तो केवल 5% गद्य रहता था और 95% हिस्सा पद्य में रहता था, काव्य भाषा में रहता था। और आज आधुनिक काल में ये उलट गया है, गद्य की चीज़ें 95% हो गई हैं और काव्य का हिस्सा 5% रह गया है। तो इसलिए जो गद्य का जो आविर्भाव है वो सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि अब जिस तरह के विचार डेवलप हो रहे थे, जिस तरीके का समाज डेवलप हो रहा था, उसमें काव्य में चीज़ें चल नहीं पा रही थी। अब हमें उपन्यास लिखना है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखने हैं, पूरे समाज को समझना है, तो वो हम काव्य में नहीं कर पाएंगे। कई सारे प्रबंध काव्य लिखे गए, जैसे रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस में आप देखेंगे कि कैसे पूरे जीवन को उसमें मेंशन किया गया है। और अब जब गद्य आ गया तो गद्य में चीज़ों को लिखना, अपनी बातों को स्पष्ट करना आसान हो गया। शुक्ल जी की बात करें तो उन्होंने एक पुस्तक थी हिंदी शब्द सागर, उसकी भूमिका लिखने के लिए उनसे आग्रह किया गया था, तो उन्होंने हिंदी साहित्य का विकास नाम से भूमिका लिखी जो 1929 में है, जो आज की हमारे इस पूरे लेक्चर का आधार होने वाला है। और उसी पुस्तक को हम सबसे प्रामाणिक मानते हैं अभी तक, और उसी पुस्तक को लेके ये पूरा इतिहास हम समझेंगे, जिसमें हम इसमें आदिकाल के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम रीतिकाल और भक्तिकाल और आधुनिक काल की तरफ आगे बढ़ेंगे। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। ये पूरी की पूरी लाइन एज इट इज़ उठा के पूछ ली जाती है, पूछा जाता है किसका कथन है। 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, तो शुक्ल जी की पुस्तक से उठाया मैंने, तो ये उन्हीं के कथन है। क्योंकि कितने क्लियर भाषा में लिखा है कि प्रत्येक देश का जो साहित्य है, वहाँ का लिटरेचर है, वहाँ की जनता की जो चित्तवृत्ति है, जैसा वो सोचते हैं, उसी का संचित प्रतिबिंब होता है, इमेज है। जैसा हम सब सोचते हैं वैसी पुस्तकें लिखी जाती हैं, वैसी मूवीज़ बनाई जाती हैं। तो किसी भी समाज की आप मूवीज़ देख लो कि कौन सी मूवी हिट हो रही है, इससे भी आपको अंदाज़ा लग जाता है कि ये समाज कैसा है, क्या पसंद करता है। अगर पुष्पा 2 या एनिमल जैसी पिक्चरें यहाँ पे हिट हो रही हैं तो आप समझिए कि समाज की मानसिकता भी कुछ ऐसी ही है। कुछ अच्छी पिक्चरें कुछ पिक्चरें जैसे लंच बॉक्स हो गई जो नहीं हिट हो रही है, तो आप समझ जाइए कि समाज का जो नज़रिया है वो अलग है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शुक्ल जी की लाइन है ये। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक होती है, सामाजिक होती है, सांप्रदायिक होती है, धार्मिक होती है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया था कि ये 4 ऑप्शन के सिवा उन्होंने चौथा एक 5वां डाल दिया था ऑप्शन में, आर्थिक, और पूछा था इनमें से कौन सी नहीं होती है। तो अगर हम कॉमन सेंस लगाने जाएंगे तो शायद आर्थिक को भी सही मान बैठेंगे, पर याद रखिएगा राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। और ऐसा करते हुए उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया उन्होंने। आदिकाल, वीरगाथा काल जिसे कहते हैं, पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल जिसे कहते हैं, उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहते हैं, और आधुनिक काल जिसे गद्यकाल कहते हैं। ये सन शुक्ल जी ने संवत में लिखे हैं, तो संवत से अगर आपको सन में कन्वर्ट करना है तो आप 57 माइनस कर देंगे तो आपको सन मिल जाएगा। जैसे 1050 है, 1050 में से अगर आप 57 माइनस करते हैं तो 993 आ रहा है, तो सन 1993 लिखा हुआ है। आप इसी हिसाब से सब में से 57 माइनस कर देंगे तो आपको सन में वैल्यूज़ पता चल जाएंगे, सन में वो समय पता चल जाएगा। तो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को समझने के लिए हमें इन 4 खंडों को पढ़ना है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। आदिकाल को हम देखते हैं। आदिकाल को भी शुक्ल जी ने टोटल 4 प्रकरणों में बांट रखा है।
आदिकाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा 4 खंडों में जो विभाजित हुआ था, उसमें हमारा पहला कालखंड है आदिकाल। आदिकाल को भी शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। पहले को सामान्य परिचय, अपभ्रंश होता है, फिर जो देसी भाषा है अपनी, और जो फुटकर काव्य है उसमें बटी हुई है। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था, प्राकृत की 3 अवस्था मानी गई है। ये भी पूछा गया है, ये भी आगे चल के। एक को बोलते हैं पाली प्राकृत, दूसरे का नाम प्राकृत, और तीसरे का नाम अपभ्रंश। इसकी ये कह रहे हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, यहाँ से। और देसी भाषा को लेकर भी कई लोगों ने कहा है। तो विद्यापति ने बहुत क्या कहा है, देसिल बना सबजन मिठा ते तैसन जंपो अवहट्टा। अवहट्ट की बात की है। अपभ्रंश के साथ अवहट्ट भी बना था उसी कालक्रम में। तो ये लाइन पूछी जाती है कि लाइन किसकी है, तो विद्यापति ने लिखा है। विद्यापति कहते हैं इस बारे में कि देसी जो बोली होती है वो सबसे मीठी होती है, और वो हमारी अवहट्टा है, या जो अपभ्रंश है हमारी अवहट्ट, जो उससे टूट के बनी हुई है। और जो सेकंड प्रकरण है, प्रकरण का मतलब चैप्टर या अध्याय, वो है अपभ्रंश काव्य का। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो इसके भी चांसेस बन जाते हैं कभी कभी कि अपभ्रंश का सबसे पहला जिक्र कहाँ मिलेगा, तो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलेगा। इस प्रकार जो अपभ्रंश है या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। तो एक आपके पास विक्रम की 7वीं शताब्दी है, तो और अगर सन में देखा जाए तो 6ठी शताब्दी। एक मोटा आपको एक आइडिया होना चाहिए इस बात का। और देवसेन, जो कि एक जैन आचार्य हैं, देवसेन के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। एक का नाम है श्रावकाचार, एक का नाम है दव्य सहाव प्रयास। पूछा जाता है, ये दोनों वर्ड पूछे जाते हैं। तो जो उसमें मुझे लगा कि जो पूछा गया है या पूछा जाएगा, वो सब मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखेंगे। ये पूछा जा चुका है कई बार, आप PYQ जब देखेंगे। तो देवसेन जो कि एक जैन आचार्य थे, उस समय जैन आचार्य, और जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म विकृत होके 2 भागों में टूटा था। वज्रयान बना था एक, वज्रयान से शाखा निकली जो कि सिद्ध कहलाए, और सिद्ध से कुछ लोग कट गए, वो नाथ कहलाए, नाथपंथी। तो ये पूरे क्रम को अभी हम धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन एक फ्रेमवर्क हमारा यही रहने वाला है कि जैन और बौद्ध 2 धर्म चल रहे थे। तो दोनों धर्म अपने अपने साहित्य की भी रचना किए जा रहे थे, और बौद्ध धर्म से विकृत होकर वज्रयान बना, वज्रयान से हमारे सिद्ध बने और नाथ बने। इन दोनों ने अपनी अपनी रचनाएं करी, नाथ ने अपनी अपनी रचनाएं करी, और ये क्रम चलता रहा। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। अब ये जो बौद्ध धर्म के विकृत होने से जो धर्म जो बना, यहाँ ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, कि अब ये वाला जो हिस्सा था, पूर्वी हिस्सा, यहाँ पे आपके सिद्ध लोग का प्रचार प्रसार हो रहा था, और जो पश्चिमी हिस्सा था पंजाब और राजपूताना के एरिया, वहाँ पे आपके ये नाथ लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, अपने साहित्य लिख रहे थे। तो पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्से से 2 प्रकार में बट गए। यहाँ पे सिद्ध हुआ करते थे और यहाँ पे नाथों का प्रभाव था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति याग्नि या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए, उस समय देश के पूर्वी भागों में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था।
बौद्ध धर्म आप देखेंगे बहुत बढ़िया था, उसमें काफ़ी आधुनिक मान्यताएं थीं, नई नई चीज़ें थीं, लेकिन शुक्ल जी की जो लाइन है, कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहा और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। उसमें आके फिर लोगों ने अपने आप को सिद्ध घोषित कर दिया कि ये सिद्ध हैं, वो सिद्ध हैं, और सिद्धों की संख्या टोटल 84 हैं, जो काफ़ी फेमस हैं। 84 सिद्ध और 9 नाथ, गोरखनाथ भी उसी परंपरा में आते हैं। तो सिद्धों की संख्या 84 थी, और उसमें एक कॉन्सेप्ट था महासुखवाद का। उसमें सिद्ध लोगों में क्या था कि भोग करना है, और भोग इतना करना है, इस चरम तक करना है कि उससे एक प्रकार की मन में कोई आसक्ति ना रह जाए उसको लेके। जब उससे मन बिल्कुल हट जाएगा, फिर हम लीन हो जाएंगे, शून्य में लीन हो जाएंगे और परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, जो कि कुछ हद तक देखने में ठीक लगता है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ छोड़नी है और आप उसका अतिशय सेवन शुरू कर दें, आपको अगर शराब छोड़नी है या आपको कुछ भी छोड़ना है, आप उसका अतिशय सेवन करते, तो हो सकता हो अगले दिन मन ना करे। आज आपने बहुत पी ली तो शायद कल मन ना करे, परसों मन ना करे, लेकिन हो सकता हो कि कुछ दिनों के बाद वो और प्रबल हो के आपके मन में आए। तो ये जो तरीका सिद्धों ने अपनाया था, उसमें ये चीज़ें थी, और उसमें रहस्य बहुत सारा ऐड हो गया था। जैसे आज भी बहुत सारी चीज़ें रहस्य की होती है ना, आप कहीं जाओगे किसी बाबा के पास तो वो आपको बताएगा कि लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए, शनिवार के दिन, पीपल का पेड़, सुबह 5 बजे या शनिवार के दिन। तो ये सब जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं ना, उसको रहस्यात्मक बनाया जाता है। जब रहस्य आती हैं चीज़ें, उसमें आपको भी थोड़ा थोड़ा बिलीव होता है, हाँ हाँ कुछ तो है इसमें रहस्यमयी। तो ये रहस्य इतना ज़्यादा विकृत रूप हो गया था कि समाज बिल्कुल कुरीतियों में फंस गया था। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों का यही वज्रयान शाखा है। सिद्धों की, जब सिद्ध बहुत सारे थे, उसी में से कुछ लोग निकल के उन्होंने नई परंपरा की शुरुआत की, और जैसे नाथ परंपरा कहते थे। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथपंथ के किसी किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। तो रिमेंबर दिस कि नाथ योगियों ने हठ योग की बात की, कि हम चीज़ों को, उन्होंने अतिशय भोग किया, इन्होंने बिल्कुल उससे अपने आप को दूर रखा कि नहीं, हम उसके पास जाएंगे ही नहीं। वज्रयानी सिद्धों की लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। देखिए, जो सिद्ध थे उनका एरिया आपका पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, राजपुताने और पंजाब में किया। इसीलिए दोनों की भाषाओं में आपको थोड़ा थोड़ा अंतर भी दिखाई देगा। जो पूर्व में किया उसमें एक पूर्वी भाषा की झलक दिखाई देगी, और जो पश्चिम में हुआ उसमें आपको पश्चिमी भाषा की झलक दिखाई देगी। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले सिद्ध आए और सिद्धों में से ही कुछ लोगों को वो सिस्टम ठीक नहीं लगा, वहाँ से उन्होंने अपनी एक नई परंपरा शुरू की और वो नाथपंथ के नाम से फेमस हुई। गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था, क्योंकि वो वही समय था जब मुसलमान आ रहे थे। गजनबी के पहले भी धीरे धीरे सिंध इलाके में बहुत सारे मुसलमान बस रहे थे, और नाथ संप्रदाय के जो सिद्धांत थे उसमें ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है, मतलब अपने अंदर ही ईश्वर को ढूंढने की कोशिश की गई है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए। तो जो वो हमारा वैदिक पीरियड, वैदिक समाज कहता था, तो ये लोग निकल के आए थे, तो उन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया, और उन्होंने इन सब से खुद को अलग रखा। नहीं, हम तीर्थाटन पे बिलीव नहीं करते, हम मूर्तियों पे बिलीव नहीं करते, हम वेद शास्त्र नहीं मानते। तो ऐसा करने से जो मुस्लिम जो यहाँ पे आए थे उनको भी एक चांस दिखाई दिया कि हाँ ठीक है, इसमें कुछ है, तो चलो कुछ सीखते हैं इसमें से। और कई लोगों ने बहुत कुछ सीखा, हठ योग सीखा और बाकी चीज़ें सीखी। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः यह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। इसीलिए जो भी नाथों ने लिखा या जो भी सिद्धों ने लिखा, जो भी उनका था, वो उसका
असली जीवन से हमारी जो अनुभूतियाँ हैं उससे कोई संबंध नहीं था। और साहित्य का मतलब होता है सहित, जिसमें समाज का हित हो, कुछ ऐसा हो जिसमें समाज हित हो रहा हो, साहित्य कहलाता है। और इनमें वो सिर्फ एक सांप्रदायिक चीज़ें थीं, धर्म का मात्र प्रचार प्रसार ही था, इसलिए उसे हमने, शुक्ल जी ने शुद्ध साहित्य का दर्जा नहीं दिया। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अब जो हमारे जैन आचार्य थे उनमें एक हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र, इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखा, सिद्धराज के समय में लिखा, और उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश है। और इनकी ये रचना काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, सिद्ध हेमचंद्र या ऑब्लिक देके शब्दानुशासन किसका है, तो याद रखिएगा हेमचंद्र जी का है। और कुमारपाल चरित, जो सिद्धराज जी के भतीजे थे, कुमारपाल नाम था उनका, उन पे बेस्ड कुमारपाल चरित लिखी, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। सोमप्रभ सूर्य, ये भी एक जैन पंडित थे, संवत लिखा है 1241, तो आप 57 माइनस कर लीजिएगा तो आप पहुंच जाएंगे। कुमारपाल प्रतिपोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। तो हमें याद रखना है कि हेमचंद्र सूर्य का कुमारपाल प्रतिबोध है और कुमारपाल चरित हेमचंद्र जी का है। जैनाचार मेरुतुंग, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। प्रबंध चिंतामणि, इन 1, 2, 3 इन तीनों ग्रंथों को तो एक साथ पूछा ही जाता है, और उनके या तो समय को क्रम से लगाने के लिए कहता है या मैच द फॉलोइंग के लिए कहता है, इनको मिलाओ। तो जैनाचार्य मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि है नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए। अब आपको इसे याद करने की कुछ ट्रिक खोजनी पड़ेगी। सारंगधर, जिन्होंने हमीर रासो लिखा। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति का मैंने शुरू में ही जिक्र किया था, ने बीच बीच में देश भाषा के भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखीं, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। अब जो अपभ्रंश था पहले, अपभ्रंश का स्थान अब देश भाषा ले चुकी है, वहाँ पे वो रचनाएं लिखनी शुरू हो गई हैं। तो अब ये हट गया है, जैसे आज संस्कृत की चीज़ें हट गई हैं, आज संस्कृत में कोई नहीं लिख रहा, पहले वो स्थान था। आज जो बोलचाल की भाषा थी हिंदी थी, आज हिंदी ने उसको ग्रहण किया है। तो इस तरीके से समझना है। और अब अपभ्रंश खत्म हुआ, इसका कोई डेडलाइन नहीं होती है कि फिजिक्स की तरह नहीं काम करते हैं ये नियम कि F=ma है, ऐसा तो ऐसा होगा। अब यहाँ पे ख़त्म मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपभ्रंश में रचनाएं होती थीं, वो लगातार कई सालों तक होती रही। प्रकरण 3, प्रकरण 2 हमारा अपभ्रंश काव्य था। तीसरा हमारा देश भाषा काव्य है। जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। इस वीर गाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। तो मुक्तक भी लिखे गए, मुक्तक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में लिखे गए, और प्रबंध एक, जैसे कि रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है, उस फॉर्म में भी लिखे गए। लड़ाई भिड़ाई का समय था क्योंकि मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे धीरे धीरे, और जो भारतीय राजा थे वो उनसे लड़ रहे थे। तो जो भी कवि थे या जो भी रचनाकार थे वो वीरता वाले काफ़ी सारे ग्रंथ लिखा करते थे, जिससे लोगों में एक प्रेरणा जगे, एक उत्साह जगे, और उसका ट्रेंड भी चल रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे ग्रंथों को प्रसिद्धि भी मिल रही थी और उनकी संख्या भी ज़्यादा थी। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था, इन 2 चीज़ों को देखा जाता है कि प्रसिद्धि किसकी ज़्यादा है और संख्या किनकी ज़्यादा है। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं वह है पृथ्वीराज रासो। ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। चंद्र बरदाई इसके लेखक हैं, रचनाकार हैं। तो इसके बारे में हम जब डिटेल में जब पृथ्वीराज रासो पे वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम उसके सारे पहलुओं को, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे क्या क्या है। पृथ्वीराज रासो वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी बीसल देव रासो मिलती है। हाँ, याद रखिए, बीसल देव रासो मिलती है। ये भी है
और यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन आभास मिलता रहता है। खुमान रासो का हमने देखा था जिक्र, और खुमान रासो किसने लिखी? दलपति विजय ने। टोटल 12 थे ना, 12 में 4 आपके अपभ्रंश वाले थे और 8 थे आपके देश भाषा काव्य के। देश भाषा काव्य में शुरुआत करते हैं खुमान रासो से। दलपति विजय इसके लेखक हैं। बीसल देव रासो के नरपति नाल है। ये घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है, क्योंकि इसमें बहुत घटनाएं नहीं है। बीसल देव में 2 ही घटनाएं, 2-3 घटनाएं हैं, तो इसमें वर्णन अधिक है। क्या क्या 2 घटनाएं हैं? बीसल देव का विवाह है और उनका उड़ीसा जाना है। तो घटनाएं 2 ही हैं, इसलिए ये एक वर्णनात्मक, जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है। चंद्र बरदाई 1168 से लेकर 1192, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये प्रश्न अभी 2025 जून में पूछा गया है। उसमें कई सारे स्टेटमेंट दिए थे, उसमें से पूछा था कि कौन कौन सा सही है, जिसमें ये स्टेटमेंट था पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। अगर आपको ये लाइन पता होगी तो आप सही मानेंगे। इसमें 69 समय मतलब एपिसोड्स या सर्ग या अध्याय जो भी कहें, तो 69 समय हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। दूसरी लाइन ये लिखी हुई थी इसी पेपर में, जो ये क्वेश्चन था 2025 जून में पूछा गया था, उसमें दूसरी लाइन ये लिखी थी कि प्राचीन समय में प्रचलित ये पृथ्वीराज रासो में सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद हैं कवित्त, छप्पय, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। तो अगर आपको ये पता होगा तो ये आंसर तक आपका सही हो जाएगा दो स्टेटमेंट से। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने हैं। इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। साहित्य है, साहित्य की फेमस पुस्तक है, लेकिन शुक्ल जी ने जो लिखा है आपको ये याद रखना है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भट्ट केदार, जिस प्रकार से इन्होंने लिखा, भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश लिखी। भट्ट केदार की जो पुस्तक का नाम है वो है जयचंद्र प्रकाश। क्योंकि आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र समकालीन थे एक दूसरे के, तो जैसे चंद्र बरदाई ने उनके बारे में लिखा, उसी तरीके से भट्ट केदार और मधुकर कवि इन दोनों ने लिखा जयचंद्र जी के बारे में। उनके प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन है इसमें। तो एक पुस्तक है जयचंद्र प्रकाश जो भट्ट केदार ने लिखी, ये सब पूछा गया है। मधुकर कवि ने लिखी जय मयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर कवि ने लिखी। ये दोनों लिखी गई थी जयचंद्र पे। जैसे यहाँ पे इन्होंने चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा की थी, वैसे ही इनकी प्रशंसा यहाँ की गई थी। जगनिक संवत 1230 है, तो आप अपना 57 माइनस करेंगे तो 1177 के आसपास मामला पहुँचेगा कहीं। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल मतलब उदय सिंह के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। आपने काफ़ी सुना होगा, इनके गीत हमारे यूपी में गाए जाते हैं और बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है और बरसात के दिनों में अक्सर गाए जाते हैं। इनका ये लाइन काफ़ी फेमस है। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छतरी जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो क्योंकि उस समय ऐसा माहौल क्रिएट करना था, युद्ध लड़ना होता था। आज भी आप बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहाँ महोबा के आसपास आपको हर जगह इनकी स्टैचू भी दिखाई देंगे। आपको काफ़ी सम्मान है उनका उस इलाके में। श्रीधर संवत 1454 है, तो 57 माइनस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 1390 आई थिंक। 3 और करेंगे तो 97। रणमल छंद ये पूछा जा चुका है, एक काव्य इन्होंने लिखा था। प्रकरण 4 जो लास्ट है इसका, फुटकल रचनाएं जैसे कहते हैं। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख्य प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में। इसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य गठित कर दिया।
अब आप इसमें देखिए ये जो लाइन लिखी है ना, जैसा पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, ये शुक्ल जी की लाइन है। ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नीचे फिर से वही 4 ऑप्शन आते हैं कि किसके स्टेटमेंट है, तो याद रखिए शुक्ल जी का स्टेटमेंट है पुराने चावल वाला। इसमें 2 कवि आपके आते हैं बेसिकली, खुसरो हैं और खुसरो के बाद आपके विद्यापति हैं। तो खुसरो का जो समय था वो कुछ ऐसा था कि उन्होंने कई सारे बादशाहों का रूल देखा। गयासुद्दीन बलबन से लेके अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन को मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का ज़माना देखा। और इनके नाम में जो अमीर लगा हुआ है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिया है ये नाम उन्हें। और खुसरो ने भी जो चीज़ें लिखी, एक तो उन्होंने ठेठ खड़ी बोली में लिखा। ठेठ खड़ी बोली का जनक भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि जिस समय में 13वीं 14वीं शताब्दी में ये ठेठ, आज जो हम खड़ी बोली बोलते हैं दिल्ली के आसपास या हम बोलते हैं, जो बोल रहा हूँ मैं, वो इस समय बोल रहे थे खुसरो। और दूसरी भाषा वो ब्रज का यूज़ कर रहे थे जब वो गीत लिखा करते थे। और पहेलियाँ और मुकरियाँ ये सब वो ठेठ खड़ी बोली में करते थे। तो वो एक ऐसा समय है जहाँ पे अवहट्ट भी चल रही है, अपभ्रंश भी चल रही है, लोग ब्रज में भी लिख रहे हैं, ठेठ खड़ी बोली भी चल रही है। तो सबसे पुराना जो स्वरूप हमें मिलता है वो खुसरो के ही पंक्तियों में मिलता है। यही ब्रजभाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली निकल पड़ी। इसी को देख के उन्हें लगा था ऐसा। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेज़ों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। ये स्टेटमेंट भी पूछा जा चुका है। ये रचनाकार के नाम पे तो नहीं, पर ऐसा पूछा था कि किस में ज़्यादा बोलचाल की ध्यान था, कबीर का ज़्यादा ध्यान था बोलचाल की भाषा में या खुसरो का। तो रिमेंबर इट, खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा में अधिक था। तो ये पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे हर स्टेटमेंट लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है मैंने। खुसरो जी के कुछ फेमस स्टेटमेंट हैं जो पूछे जाते हैं। गोरी सोवें सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई जहु देश। जब उनके गुरु का निधन हुआ तो तब उन्होंने ये कहा था। उज्जवल बरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। ऐसे करके ये पूछे जाते हैं किसका स्टेटमेंट है, किसकी लाइन है, तो रिमेंबर इट खुसरो जी की है ये। विद्यापति जो कि लास्ट हैं इस क्रम में, जिस रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह उनकी पदावली है। पदावली आपके सिलेबस में भी है यूजीसी नेट के। और ये जो खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ ये भी आपके सिलेबस में हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। तो कुछ लोग इन्हें कृष्ण भक्त मानते हैं, पर शुक्ल जी नहीं मानते हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई है। विद्यापति शैव थे, याद रखिएगा, कृष्ण भक्त नहीं थे। उन्होंने उन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को, गीत गोविंद जयदेव के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये पूछा जा चुका स्टेटमेंट है, तो याद रखिएगा। शुक्ल जी ने कहा है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बड़े सस्ते हो गए हैं। तो इसी के साथ आपका जो पूरा का पूरा आदिकाल था ये समाप्त हुआ है। अब जो थियरी वाला पार्ट था वो मैंने ज़्यादातर कोशिश कर ली है, वो कवर हो चुका है। अभी इसके कुछ पार्ट ऐसे बचे हुए हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, फैक्ट वाले बिल्कुल, वो इसमें मैं नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि वैसे मैं लेता फिर आपको समझने में भी प्रॉब्लम होती और याद करने में भी प्रॉब्लम होती। तो उन जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनका मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं उन सारी चीज़ों को ऐड कर दूँगा। तो यू डोंट वरी, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, नॉट अ सिंगल लाइन मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, तो आप बेफिक्र होकर इसको देख सकते हैं। और आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। और आपको बाकी के जो मेरे वीडियोस हैं और बाकी के जो चैनल्स जिसके जो आगे मैं अपलोड करने वाला हूँ वो आप मेरे चैनल्स पे देख सकते हैं। थैंक यू। आपका सपोर्ट मुझे और प्रेरित करेगा कि मैं और अच्छे वीडियोस आगे बनाऊँ।